हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच देम। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, दैट इज क्लास 12th। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, एंथर का है, पोलन एंड ऑल दीज थिंग्स, कि कैसे ये कैसे इनमें इवेंट्स और कैसे स्टेजेस आते हैं जिससे कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आज हम थर्ड लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अलॉन्ग विद इट हम लोग ये भी देखेंगे आज कि किस कंपोनेंट से बना हुआ है हमारा बना हुआ है ओव्यूल एंड ओवरी, और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये इवेंट्स कवर किए थे ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑलराइट, हमने ये कवर किया था। अब हम आज देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गायनोशियम, जो हमने पहले ही जान लिया है। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। अब तक हमने समझा था कि मॉर्फोलॉजी कैसी है ओवरऑल ओवरी की, फाइन, ऑलराइट, और कार्पेल क्या है ये सब समझा था। गायनोशियम क्या है, उसका यूनिट क्या है, ठीक है, दैट वाज कार्पेल। तो ये सब हमने देखा था। आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे ओव्यूल का, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, कैसे डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का। एंड प्लीज डू रिमेंबर, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। ओके, फाइन। और इसमें 2 प्रोसेसेस हैं जिसको कि कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने मेल गैमेटोफाइट में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बताया था, वैसे ही यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑलराइट, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट इज एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए। तो आज हम ये सब चीजें देखेंगे कि ये कैसे बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है। फाइन, ऑलराइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो ये हमने देखा था पिछले बार भी। अभी हम सब चीजों का डिस्कशन करेंगे फर्दर। ठीक है, ओके। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो ये पहली बात हमने देखी थी कि यूनिट ऑफ गायनोशियम है कार्पेल, वी ऑलरेडी नो दैट मैम। ठीक है, इसको बेटा फोर्थ वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर अब तक आपने मार्क नहीं किया एनसीईआरटी में तो प्लीज डू मार्क इट। इसको कहते हैं फोर्थ वर्ल्ड। ऑलराइट, यूनिट ऑफ गायनोशियम दैट इज कार्पेल। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। और फोर्थ वर्ल्ड है ये। ठीक है, कार्पेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। अच्छा, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स थे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था पर इतना डिटेल में नहीं था। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इज द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा ये पार्ट है। आई होप एवरीबडी कैन सी दैट। यहां पे आके पोलन लैंड करेगा, ठीक है, फाइन, और फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा पोलन ट्यूब का एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो स्टिग्मा बेसिकली जैसा कि हम देख रहे हैं, स्टिग्मा इज बेसिकली द फ्री एंड ऑफ द कार्पल। स्टिग्मा इज द फ्री एंड ऑफ द कार्पल, जो कि फ्री है, ऊपर सरफेस से अटैच नहीं है। ठीक है, एंड सरफेस इज स्टिकी ड्यू टू शुगरी सिक्रीशंस। इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा कि मेरे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट है, पोलन जब आके स्टिग्मा पे रहेगा तो उसको चाहिए होगा वाटर एंड उसको चाहिए होगा शुगर।
फाइन, अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, फाइन। तो ये शुगरी, ये इसलिए स्टिग्मा स्टिकी है बिकॉज ऑफ शुगर सिक्रीशंस, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है ये फ्लैट रीजन है इसलिए जिससे कि पोलन आके जब तक चौड़ा रीजन नहीं होगा तब तक आगे पोलन कैसे उस पर टिकेगा। अगर कोई चीज पॉइंटेड होगी बहुत ज्यादा तो पोलन बहुत ही छोटे छोटे हैं, उड़ के ऑटोमेटिकली आके उस पॉइंटेड एंड पे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फ्लैट सरफेस है, दैट इज द स्टिग्मा। और स्टिकी भी है कि अगर हल्का सा भी पोलन उड़ के आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि हवा के थ्रू ये उड़ के चला जाए, ठीक है। ओके, तो कार्पल एंड पिस्टल, स्टिग्मा इज द फ्री एंड ऑफ कार्पल, ये स्टिकी है ड्यू टू शुगरी सिक्रीशंस एज वी ऑल कैन सी, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यस, बट ऑब्वियस है कि स्टिग्मा इसीलिए प्रेजेंट है जिससे कि पोलन ग्रेन्स आके इस पे लैंड कर सके, ओके। एंड सेकंड इज साइट ऑफ पोलन रिकग्निशन एंड पोलन जर्मिनेशन, पोलन को रिकग्नाइज करना कि ये हमारी स्पीशीज का है या नहीं है, वेदर इट इज कंपैटिबल, वेदर इट इज द यू कैन से अलाइव एंड एवरीथिंग, ये सब चेक करना का काम भी स्टिग्मा के सरफेस का ही है, ठीक है। और पोलन का जर्मिनेशन, इट मीन्स पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का बनना, ये सब भी चीजें डिपेंड करेंगी स्टिग्मा पे। ऑलराइट, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है हमको और हमको पोलन से रिकॉग्नाइज करने के लिए साइट है ये, प्लस अलोंग विद इट पोलन जर्मिनेशन भी करता है, ठीक है, फाइन। ये हो गया स्टिग्मा की बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम आते हैं स्टाइल। भाई स्टाइल जो है बहुत स्टाइल मारती है, तो ये देखते हैं स्टाइल क्या है, ठीक है। स्टाइल एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कहां पर है, बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। आई होप एवरीबडी कैन सी, ये सोलन रीजन जो है इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है, और ये है स्टिग्मा, ठीक है। इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल, ओके। लॉन्ग इलोंगेटेड मतलब लंबा, नैरो पतला सा है, ये अभी देखो पता चलेगा कि क्या करता है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ऑलराइट। अच्छा, सॉरी, ओके, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स पाथवे फॉर पोलन ग्रेन्स, इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर पोलन ट्यूब टू ग्रो। तो ये पाथवे देगा पोलन ट्यूब के लिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पोलन ट्यूब यहीं के से थ्रू ग्रो करके अंदर जी आएंगे ऐसे और आके फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये पाथवे दे रहा है पोलन को जिससे कि स्टिग्मा से कैसे रीच करेगा ओवरी तक, ठीक है, फाइन। इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। यस, ये ओव्यूल इनसाइड है, आई होप एवरीबडी कैन सी, ये है ओव्यूल, ठीक है, और ये है बड़ा सा स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ये है ओवरी, ठीक है, ओके। ओव्यूल, ओवरी। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया सेकंड हमारा, ये थर्ड, ओके। ओवरी इज द बेसल सोलन और बल्ज पार्ट ऑफ द कार्पेल, जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे से छोटा सा बल्ज पार्ट जो है वो है ओवरी, ठीक है, ओके। मे हैव वन चेम्बर। अच्छा, अब इसमें देखने की और समझने की बात ये इंपॉर्टेंट है कि इधर देखो, अगर ओवरी के अंदर सिर्फ ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, सिर्फ ये चेम्बर है, वन चेम्बर ओनली, आई होप एवरीबडी कैन सी दिस, ये सिर्फ एक ही चेम्बर है, ठीक है, फाइन। तो ऐसे चेम्बर, पहली बात तो ये चेम्बर को हम जो ओवरी के अंदर चेम्बर होता है उसे हम कहते हैं लोक्यूल, फर्स्ट थिंग, ऑलराइट। क्या कहते हैं हम, लोक्यूल, ठीक, ओवरी के चेम्बर को लोक्यूल कहते हैं। अब अगर ओवरी के अंदर एक चेम्बर प्रेजेंट है, एज यू ऑल कैन सी, यहां पर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, राइट, दिस चेम्बर और द रूम यू कैन से, ठीक है। क्योंकि ये एक है तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा आपसे, कुछ ना करिए, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बायोलॉजी में जरूरत है नहीं, देखिए नाम को और उसको ब्रेक करिए और समझ जाइए कि इसका आंसर, इसका राज क्या है, इसमें इसका नाम क्या है, ठीक है। तो मोनो स्टैंड्स फॉर वन एंड लोक्यूलर मीन्स द लोक्यूल चेम्बर, ओके। तो जिस ओवरी में सिर्फ एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है उसे हम मोनोलोक्यूलर कहते हैं, ऑलराइट। और जिसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट है भाई तो उनको क्या कहेंगे, उनको मैम मल्टीलोक्यूलर कहते हैं, ठीक है। मल्टी स्टैंड्स फॉर मोर देन वन, तो इसलिए उनको मल्टीलोक्यूलर कहते हैं, ऑलराइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि ये ओवरी के अंदर जो चेम्बर है उसे हम लोक्यूल कहते हैं, वो अगर एक है तो उसे हम मोनोलोक्यूलर कहेंगे, बट ऑब्वियस है मैम, और एक से ज्यादा है मैम तो उसको हमने मल्टी नेम ऐड कर दिया, दैट्स ऑल, मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, ओके। और चेम्बर की बात कर रहे थे तो
यू कैन सी ये जो ओवरी है इसके अंदर के चेंबर मींस ओव्यूल के बाहर, और ओवरी के अंदर जो चेंबर है उसको हमने कहा है लोक्यूल। फाइन, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स द ओव्यूल्स, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, इनसाइड ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल। यस, वी ऑल नो दैट, ठीक है। लोक्यूल का मतलब ओवेरियन कैविटी भी है, लोक्यूल को हम ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। कैविटी मींस कहीं भी कहीं गड्ढा होता है तो उसको कैविटी कहते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर इसलिए इसको ओवेरियन कैविटी कह दिया है, ठीक है, ओके। तो इट कंटेन्स ओव्यूल्स। अब ये आप अंदर अभी जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है, जैसे मैंने ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल, जो पर्पल कलर का देख रहे हो आप, ठीक है, ये ओव्यूल है। फाइन, तो ओवरी इज कंटेनिंग द ओव्यूल्स, ये इसका मेन फंक्शन है। फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब तक सब क्लियर है? बढ़े आगे? ऑलराइट, ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पल, एज वी ऑल नो दैट। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर इज द कार्पल, सिंगल कार्पल वन, ऑलराइट। उसमें जो सबसे टॉप पे फ्लैट सरफेस है दैट इज द स्टिग्मा। यस मैम, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, समझ रहे हैं हम। ये बेटा, ये जो लंबा सा पतला स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड स्टाइल, क्योंकि बहुत स्टाइल मारता है, ऑलराइट। चलो दूसरा है लोक्यूल। लोक्यूल, आई होप एवरीबडी कैन सी कि ये तो हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, एंड दिस इज आवर मेजर थर्ड स्वोलन पार्ट दैट इज द ओवरी। फाइन, ऑलराइट। अब हम आते हैं अंदर। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो चेंबर दिख रहा है, लेट मी जस्ट शो यू। ये जो चेंबर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज लोक्यूल। फाइन, इसको कहते हैं लोक्यूल, ठीक है। अच्छा, डरने का नहीं कि मैम इतने सारे टर्म्स दिए हुए हैं, हमें देख के डर लग रहा है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। देखो, फ्यूनिकुलस अभी हम पढ़ेंगे। फ्यूनिकुलस क्या है? फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकल क्या है? इट इज अ स्टॉक जिससे कि ये जो ओव्यूल है अटैच होता है विद द प्लेसेंटा, ऑलराइट। फाइन, प्लेसेंटा क्या है मैम? अभी हम सब देखेंगे कि जैसे प्लेसेंटा बेटा ह्यूमंस के वूम में प्लेसेंटा जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, सेम ऐसे ही यहां पर भी प्लेसेंटा प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रिशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होगा, ऑलराइट। तो वो प्लेसेंटा हो गया। एंड ये जो छोटू सा देख सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ये जो छोटू स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, बीन स्मॉल शेप स्ट्रक्चर्स, सीड शेप स्ट्रक्चर्स, इनको कहा है ओव्यूल, ओके। फाइन, यही आगे चल के फ्यूचर में सीड्स बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब मैं ये आपको ये फिगर दिखा रही हूं जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि मैम जब इसका हमने एलएस ऐसे होता है, टीएस ऐसे, तो हमने जब भिंडी या लेडी फिंगर का टीएस काटा है तो दिख क्या रहा है? तो दिख ये रहा है, ये है ओवरी वॉल, जो ये बाहर की वॉल दिख रही है आपको, दिस इज ओवरी वॉल, ठीक है। फाइन, ये जो चेंबर दिख रहा है, इफ यू ऑल कैन, आई होप यू ऑल कैन सी इट, ये चेंबर दिख रहा है रूम टाइप का, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज लोक्यूल। फाइन, इसे हम ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमें सीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये हो गए ओव्यूल्स जो कि फ्यूचर में सीड बनाएंगे, ठीक है, ओके। और सारे के सारे ओव्यूल जो है अटैच हुए हैं किससे? प्लेसेंटा से, क्योंकि भैया इनको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये बड़े कैसे होंगे और डेवलप कैसे होंगे, ओके। तो ये प्लेसेंटा है, ऑलराइट, जिससे कि सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, ओके। एंड द स्टॉक दैट वी वर मेंशनिंग, अभी हम मेंशन कर रहे थे स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक, ये जो डंडी दिख रही है जिससे ओव्यूल अटैच है प्लेसेंटा से, उसे कहा गया है फ्यूनिकुलस। फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या है लोक्यूल, व्हाट इज लोक्यूल ऑल अबाउट, और ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा क्या है, एंड सो ऑन। डरना नहीं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो आगे देखते हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल में हम ये बात ध्यान रखें बेटा, दिस इज अ स्टार मार्क, प्लीज इसको स्टार मार्क बना लीजिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है, यू शुड नो कि फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या होना है, ठीक है। सो ओवरी जो है वो पूरा का पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो जो हम खाते हैं बड़े चाव से, वो फ्रूट एक्चुअली में ओवरी होता है। फाइन,
ओव्यूल्स सीड होते हैं, जैसे कि आप पपाया में किसी भी फ्रूट में खाते हो, टेक इट एज ऑरेंज खाते हो, तो ऑरेंज का जो पील उतारते हो वो है ओवरी वॉल, दैट इज पेरिकार्प। ठीक है, ऑरेंज का जो पील उतारा आपने वो पेरिकार्प हुआ। ठीक है, जो फ्रूट खा रहे हो आप वो फ्रूट हुआ ओवरी। ठीक है, और उसके अंदर सीड्स होते हैं जो, वो हुए ओव्यूल्स। फाइन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैम? जैसे कि आप देख सकते हो ये टमाटर भैया जी हैं, ठीक है, बहुत क्यूट से रेडिश कलर के टमाटर हैं। ठीक है, अब देखो टमाटर का जब हम टमाटो को कट करते हैं तो हम ऊपर से देखो फ्लावर होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि जब फ्रूट डेवलपमेंट हुआ है तो वो किस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट है ये पेडंकल है। ठीक है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ठीक, ये सेपल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये पेरिकार्प हुआ जो कि ओवरी की वॉल बना रही है। ठीक है, फाइन। और उसके बाद फ्रूट, तो ये फ्रूट है ही है पूरा। ये स्टाइल और स्टिग्मा भी आप देख रहे हो यहाँ पर। स्टिग्मा सबसे टॉप पे है, जहां से आप कभी भी टोमेटो को कट करते होगे तो सब ऊपर नीचे से जब आप देखते होगे ऑपोजिट टू सेपल, जब आप देखते होगे तो उसमें ब्लैकिश कलर का कुछ पार्ट दिखता होगा, वो एक्चुअली में सड़ा हुआ स्टिग्मा ही है। ठीक है, ओके फाइन। और इसमें स्टाइल है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी एंड ओव्यूल कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, डू कीप दिस इन ऑल्सो माइंड प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप इन माइंड कि कार्पेल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। मेगास्पोरोफिल, प्लीज रिमेंबर, अभी बहुत सारे टर्म्स कंफ्यूजन वाले होंगे, तो ये जो एल आ रहा है ना, ऐसे याद रखो, स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। मेगा क्योंकि मेगा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, स्पोरोफिल भी क्योंकि मेगास्पोर्स बनाएंगे, तो इसलिए कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहा जाता है और ओव्यूल को बेटा मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। फाइन, ये भी स्टार मार्क है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए कहीं टॉप पे कि ये इक्विवेलेंट, कार्पेल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल एंड ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, अब मुझे पता है कि आप बच्चों को कुछ कुछ टर्म से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा। ठीक है, तो वही कुछ टर्म्स मैं लेके आई हूं जिससे कि आपकी दिमाग में ये जो कंफ्यूजन है ये क्रिएट ना हो कभी जिंदगी में कि यूनिलॉक्युलर और मल्टीलॉक्युलर होता क्या है। ठीक है, तो देख के डर नहीं जाना। यूनिलॉक्युलर, यूनी स्टैंड्स फॉर वन। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कहीं भी टर्म बेटा यूनी आए ना तो यूनी स्टैंड्स फॉर वन। ठीक है, यूनाइटेड, और मल्टी स्टैंड्स फॉर मोर देन वन। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हम चलेंगे सीधे वर्ड में, वर्ड को ब्रेक करेंगे और वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यूनिलॉक्युलर वर्सेस मल्टीलॉक्युलर में यूनी मतलब वन लॉक्युलर, मतलब कि ओवरी हैज सिंगल लॉक्यूल। जिस भी ओवरी में सिंगल एक लॉक्यूल होगा उसे हम यूनिलॉक्युलर कहेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको आप चाहे टीएस में देखो तो आपको ऐसे दिखेगा कि सिर्फ ये एक ही चेंबर है। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस कि ये एक ही लॉक्यूल है, एक ही चेंबर है जिसके अंदर प्लेसेंटा और ये ओव्यूल अटैच है। ठीक है, फाइन। जब आपने इसका देखा है यूनिलॉक्युलर के किस फॉर्म में देखा है, ये हो गया एलएस और ये हो गया टीएस। तो जो आपने टीएस के फॉर्म में देखा है इसमें आपको भी दिख रहा है कि एक ही चेंबर है। ओके, ऑलराइट, एंड दी एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि यूनिलॉक्युलर किस में प्रेजेंट होता है, तो यू मस्ट लर्न दीज टू एग्जांपल्स। पी में दिखता है और सनफ्लावर में दिखता है। फाइन, मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू मल्टीलॉक्युलर। मल्टी मीन्स मैम बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मल्टी मीन्स आप बता चुके हो बार बार कि मल्टी मतलब होता है मोर देन वन। तो यहाँ पर मल्टीलॉक्युलर मतलब एक से कोई भी ज्यादा हो, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो मल्टीलॉक्युलर। ठीक है, ओके। मोर देन, ओवरी हैज 2 और मोर लॉक्यूल्स। आई होप एवरीबडी कैन सी। इसमें सबसे अच्छा दिख रहा है, देखो एक ये चेंबर हो गया, एक ये चेंबर, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 चेंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इस फॉर्म में दिखेगा, डिफरेंट फ्रॉम दिस। आई होप एवरीबडी कैन सी कि ये एलएस जो दिख रहा है किसका, यूनिलॉक्युलर का, ये डिफरेंट है मल्टीलॉक्युलर से। फाइन, यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ टीएस में ये 1 2 3 और 4 चेंबर्स हैं। फाइन, तो ये मल्टीलॉक्युलर हो गया। एंड द एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई से लेमन है और कॉटन है। फाइन, कॉटन को हम गॉसिपियम
हर्टूसम भी कहते हैं, लेमन को हम सिट्रस कहते हैं, वो हमें पता है, ये सिट्रस की सिट्रेसी फैमिली से, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ओके फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। यूनिलोकुलर एंड मल्टीलोकुलर, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ नाम देख लो और ये लर्न कर लो, एग्जाम्पल्स मस्ट है, फाइन, मोर देन सफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगड़ी मैम ये भी जानती थी कि आपको सिर्फ यही टर्म्स नहीं, यूनिलोकुलर मल्टीलोकुलर नहीं, और भी 2-3 टर्म्स में चीजें नहीं बताऊंगी, तो आई एम देयर फॉर दैट, डोंट वरी। देखो, गायनोशियम 2 टाइप की हो सकती है, एक सिंपल गायनोशियम जो कि सिर्फ जिसमें एक ही कार्पेल होगा। प्लीज रिमेंबर दिस कि कार्पेल की हम बात यहां कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल यूनिट ऑफ गायनोशियम, ठीक है। तो कार्पेल की जब हम बात कर रहे हैं तो मोनोकार्पेलरी मीन्स ओनली 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है, और वो किसमें है, पी एंड लेग्यूम्स में है। आई होप एवरीबडी कैन सी, यस मैम, सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है कार्पेल, जिसमें हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देख रहे हैं, सिर्फ 1, ओनली 1, राइट। सो दिस इज मोनोकार्पेलरी, ठीक है। पीस और लेग्यूमेसी फैमिली में दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी आया एक से ज्यादा, दैट इज गोइंग टू बी द कंपाउंड गायनोशियम, दैट इज मल्टी कार्पेलरी, एज द नेम सेज मल्टी कार्पल्स की बात कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, अभी हम लॉक्यूल की बात कर रहे थे, अब हम कार्पेल की बात कर रहे हैं। कार्पेल इज द यूनिट ऑफ गायनोशियम चिल्ड्रन, ऑल राइट फाइन। तो ये कंपाउंड कार्पेलरी हुआ, मल्टी कार्पेलरी हुआ। इसमें बेटा 2 चीजें हैं, गौर से सुनना मेरी बात। ये हुआ सिंपल मोनोकार्पेलरी, मतलब एक कार्पेल की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, फाइन। 2 एग्जांपल्स हैं, पी एंड लेग्यूम्स, फाइन। अब जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या? इसमें 2 कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि या तो वो कार्पस जो हो, या तो फ्री हो, वो आजाद हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, उनमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जो मना वो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे बच्चे हुए, और दूसरे ऐसे बच्चे हुए जो फ्यूज्ड हैं, जो सिंक हैं, जो अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड है और मम्मी पापा की बात सुनते हैं, फाइन, ऑलराइट। तो यही 2 बच्चे हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए अपनी लाइफ की तरह से ही, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो कंपाउंड मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, इसके 2 चीजें हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक तो फ्री कार्पल्स है, कार्पल फ्री है, जो मना है वो कर सकते हैं, ओके। उनको कहते हैं एपोकार्पस। ए मीन्स नहीं, दे आर नॉट फ्यूज्ड, तो इसलिए इनको कहते हैं एपोकार्पस गायनोशियम, फाइन। एग्जाम्पल्स हैं इसके, रोज एंड लोटस। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको इस डायग्राम को देख रहे हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। यू कैन सी 1, 2 एंड 3, ये सब अपने इंडिविजुअल कार्पल्स हैं, ये फ्यूज नहीं है, इनको कोई बाउंडेशन नहीं है, ये जो मना है वो कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, ओके। एंड इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? रोज, लोटस एंड मिशेलिया, राइट, फाइन। तो मिशेलिया, इसको ऐसे याद रखना, मिशेलिया एक फॉरेन का लड़का है, बाहर फॉरेन चला गया है और वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसने मिशेलिया ने रोज लो, मिशेलिया से रोज लो, ठीक है, फाइन। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं फ्यूज कार्पल्स में। ये हमने कंडीशन देखी फ्री कार्पल्स में, कार्पल्स फ्री हैं। अब हम कंडीशन देख रहे हैं फ्यूज कार्पल्स। आई होप एवरीबडी कैन सी, यहाँ पे 3 कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मेड। ये अलग अलग नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये फ्यूज्ड है, फाइन। ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिंक कार्पस। एंड प्लीज कीप इन माइंड, कहीं भी वर्ड सिंक आता है, सिंक, ठीक है, आप सुनते होंगे कि कभी कभी कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में सिंक, जीमेल पे सिंक कॉन्टैक्ट करना है, या फिर यू कैन से कि फोन नंबर्स को सिंक करना है, अपने जीमेल से फ्यूज करना है। एक्चुअली इट मीन्स, सिंक मीन्स फ्यूज करना, ठीक है, फाइन। तो यहां पर हमने यही चीज देखी, और एग्जाम्पल है हाय पापा, इसको ऐसे लर्न करना, ये हो गया हाय पापा, हाय पापा, ठीक है, ये ट्रिक हो गई, फाइन। पापा इज सिंक विद द फैमिली, जब पापा बन जाते हैं तो फिर फैमिली और की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो पापा इज सिंक टू द फैमिली, पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, तो इसलिए हाय पापा, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन लर्न द एग्जाम्पल्स, ठीक है। और यहां पर हमने लर्न किया था मिशेलिया, मिशेलिया इज अ रोज लो, ठीक है, मिशेलिया के लिए रोज लो, फाइन, रोज लो, ऑलराइट, डन। चलो
आई होप ये टर्म्स जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर होंगे और कभी फ्यूचर में आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. फाइन, चलो लेट्स मूव ऑन. ओके, ऑल राइट. अब हम आते हैं बेटा मेन टॉपिक पे अपने, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ऑल राइट, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं. मेगास्पोरेंजियम इज सिंगुलर एंड मेगास्पोरेंजिया इज प्लूरल. ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. एक्चुअली में ओवरी के अंदर हम चल रहे हैं और ओव्यूल देखते हैं कि व्हाट इज ओव्यूल, ओव्यूल किस चीजों से बना हुआ है, किन कंपोनेंट से बना हुआ है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे अभी. ओके, ऑल राइट. तो ओवरी वॉल, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ओवरी वॉल. कैन यू ऑल सी दिस? ये है ओवरी वॉल. ठीक है, ये जो मैं व्हाइट से हाईलाइट कर रही हूं, दिस इज ऑल ओवरी वॉल. ठीक है, अब देखते हैं कि ओवरी वॉल का काम क्या है. एज द नेम सजेस्ट कि वॉल क्या करती है. वॉल क्या कर रही है मैम? वॉल एक्चुअली में इट फॉर्म्स द सोलन, बेसल और फर्टाइल पोर्शन ऑफ द कार्पल. ये सोलन, फर्टाइल, बेसल पोर्शन बना रही है किस चीज का? ओव्यूल का अंदर रख रही है. ठीक है, ओके. इनर सरफेस बेयर्स द प्लेसेंटा. अच्छा, इनर सरफेस ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है इसको कहते हैं प्लेसेंटा. ऑल राइट, फाइन. ये हो गई ओवरी वॉल. और ये जो चुन्नू मुन्नू से छोटे से दिख रहे हैं लेकिन बहुत क्यूट दिख रहे हैं, ये हो गया ओव्यूल. फाइन, ठीक है. अभी हमने स्टॉक की बात कही थी, ये हो गया फ्यूनिकल. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को. ठीक है, तो ये हो गई वॉल, ये हो गई वॉल, ओवरी वॉल, जो कि फॉर्म कर रही है सोलन, बेसल एंड फर्टाइल पोर्शन ऑफ द कार्पल. ठीक है, इनर सरफेस बेयर्स द प्लेसेंटा. यस, वी कैन सी कि जो इनर वॉल है ओवरी की वो बेयर कर रही है प्लेसेंटा को. फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ठीक है, प्लेसेंटा को. अब इसका फंक्शन देखते हैं. फंक्शन एज यूजुअल वी नो दैट, जैसे कि वहां पर इफ यू रिमेंबर कि पोलन, जब जो पोलन अंदर थे माइक्रोस्पोरेंजिया के, उसके बाहर जो लेयर्स थी बहुत सारी, 4 लेयर्स थी इफ यू रिमेंबर. ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पर ओवरी वॉल प्रोटेक्ट कर रही है ओव्यूल्स को बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल्स प्रोटेक्ट कर रही है, ओवरी वॉल प्रोटेक्ट कर रही है इन ओव्यूल्स को. ठीक है, फाइन. और फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही है, पेरिकार्प बनाने में. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पीलिंग्स होते हैं, जो छिलका होता है जो आप निकाल के फेंक देते हो, किसी किसी फ्रूट्स को खा लेते हैं हम और किसी किसी फ्रूट का नहीं खाते हैं, तो वो फ्रूट वॉल इज द पेरिकार्प. ठीक है, ये पेरिकार्प है. ऑल राइट, फ्रूट वॉल वो ओवरी बनाता है. तो इसका 2 काम है बेटा, क्या? प्रोटेक्शन करना और फ्रूट फॉर्मेशन. फाइन, ऑल राइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. चलो बढ़ते हैं आगे. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की. प्लेसेंटा क्या है मैम? आई होप एवरीबडी कैन सी दिस स्ट्रक्चर. ये इस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं. ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है, इसकी क्या खासियत है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, ह्यूमंस के मदर के वूम में जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. वैसे ही इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. अच्छा, ओवेरियन कैविटी कैसे? देखो, ओवेरियन कैविटी ऐसे, ये पूरी ओवेरियन कैविटी थी, ये पूरी ओवेरियन कैविटी थी, इसमें प्लेसेंटा है. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा इज इनसाइड दिस. अच्छा, ओके. कनेक्टेड टू द ओव्यूल बाय फ्यूनिकल. ओके, इट इज कनेक्टेड टू द ओव्यूल कैसे? बाय फ्यूनिकल. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज फ्यूनिकल. ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ठीक है, ऑल राइट. कुशन लाइक टिश्यू है, ये टिश्यू कुशन लाइक है, मतलब कि प्रेशर को होल्ड करने के लिए काफी है. मतलब कि अगर कोई प्रेशर लग रहा है, यू कैन से कुशन है, सॉफ्ट है, इसलिए कि एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स का एंड ऑल दीस. ठीक है, अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, अटैच्ड टू द इनर वॉल. ठीक है, अंदर की वॉल से अटैच्ड है. ये देखो, ओवरी की अंदर की वॉल से अटैच है प्लेसेंटा. फाइन. अच्छा, इसका 2 फंक्शन है. एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
टू द डेवलपिंग ओव्यूल्स। ये सप्लाई करती है वाटर, जैसे कि मैंने बताया था कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। ये काम प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा को जिम्मेदारी मिली है कि भैया वाटर न्यूट्रिएंट की जिम्मेदारी आपकी है, आप भी सप्लाई करेंगे, ठीक है, फाइन। एंड इट डिटरमाइंस प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन टर्म, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। इसमें बहुत सारे प्लेसेंटेशन होते हैं, मतलब कि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसे है ओव्यूल में। बहुत सारे टाइप आपने सुने होंगे, जैसे कि मार्जिनल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, बहुत सारे प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये प्लेसेंटा ये भी डिटरमाइन करता है प्लेसेंटेशन कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कैसे अरेंज होते हैं ओवरी में, वो भी डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली प्लेसेंटा का दो काम है, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा इट डिटरमाइंस द प्लेसेंटेशन। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं फ्यूनिकल की। ये फ्यूनिकल क्या है? ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, this is funicle, ठीक है, ये फ्यूनिकल है। अच्छा, फ्यूनिकल को और भी क्या क्या कहते हैं, प्लीज सी दिस ऑल्सो एंड कीप इन माइंड एज वेल। फ्यूनिकल को फ्यूनिकुलस भी कहते हैं, फ्यूनिकुलम भी कहते हैं। तो ये टर्म से प्लीज कंफ्यूज ना हो जाइए कि एग्जाम में अगर पता चला फ्यूनिकल के बजाय फ्यूनिकुलम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। बेसिकली ये सारे टर्म सेम है, ठीक है। इट इज अ थिक स्टॉक, बिल्कुल सही कहा। एंड प्रेजेंट कहां पर है? प्रेजेंट बिटवीन द प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, एंड ओव्यूल। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। ये ओव्यूल है और ये है प्लेसेंटा, ठीक है। इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है इसे कह दिया है फ्यूनिकल। ऑलराइट, इज जस्ट द स्टॉक है, ठीक है, फाइन। स्टॉक विच कनेक्ट्स ओव्यूल एंड प्लेसेंटा, ठीक है। चलो फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है बट ऑब्वियस है मैम कि कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है जो कि सप्लाई कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स को towards the developing embryo, ठीक है। तो conduction of nutrients and minerals takes place from here and it helps to connect ovules to placenta. Yes ma'am, ovule ये जो आपने बताया था, इसका कनेक्शन बनाने और प्लेसेंटा से बनाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूनिकल रिस्पॉन्सिबल है, फाइन, ओके। चले बढ़े आगे। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। चलो अब हम देखते हैं कि मैम फिर ये कंफ्यूजन टर्न क्या है। आप प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट ना करिए प्लीज। क्या बेटा हाइलम क्या है? हाइलम ये रीजन है, रीजन मींस मैम, रीजन मतलब बेटा ये रीजन जहां से ये ओव्यूल और ये फ्यूनिकल अटैच है, इस रीजन को कहा गया है हाइलम, फाइन। एग्जाम्पल ऐसे ले लो, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने ये मेरा ये जो यू कैन से ओव्यूल है, ठीक है, और ये है मेरा स्टॉक, दैट इज द फ्यूनिकल, ठीक है। अब ये रीजन जहां पर रिस्ट है मेरी, इस रीजन को इधर से देख लो, इस रिस्ट के मुझे रीजन को मैं क्या कहूंगी? हाइलम, ठीक है, ऑलराइट। और ये जो नीचे दिख रहा है ये है स्टॉक, जिसे मैंने फ्यूनिकल कहा है, और ये है ओव्यूल, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाइलम हो गया है। हाइलम इज द रीजन वेयर द बॉडी ऑफ द फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द ओव्यूल। बॉडी ऑफ द फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द ओव्यूल। फ्यूनिकल की बॉडी फ्यूज कर रही है ओव्यूल में, ये रीजन की बात हो गई, हमने बात कर ली है मैम, हाइलम, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फंक्शन क्या है इसका? कंडक्शन या जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल। कनेक्शन बनाता है, जंक्शन है, जंक्शन मतलब चौराहा है जहां पे दो चीजों का मीटिंग हो रही है, दैट इज द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। तो ये जो रीजन है इसको कह दिया हाइलम। अब ये हाई और FO, इसको ऐसे लर्न कर लेना, हाई FO, ठीक है, हाई FO, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हाइलम मैम, ये हो गया फ्यूनिकल। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्यूनिकल इज अ स्टॉक एंड हाइलम इज अ रीजन, फ्यूज रीजन, जो कि ओव्यूल को फ्यूनिकल से कनेक्ट कर रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, फाइन, ऑलराइट। चले बढ़े आगे। चलो
Okay, now the next structure that we are going to see inside the ovule is integuments. Integuments क्या होते हैं? Integuments basically layers होते हैं, coverings होते हैं जो कि लगे होते हैं कहाँ पर, देखो कवरिंग करते हैं. आई होप एवरीबडी कैन सी दिस. ये सबको दिख रहा होगा, ये और ये है आपका आउटर, ये है आपका इनर. क्या है ये दोनों चीज? ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं. इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है. ऑलराइट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये 1 and 2. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर कहाँ है जरा देखो गौर से. ये लेयर दिख रही है, ओके, और एक ये लेयर दिख रही है, ठीक है. ये दोनों ही लेयर्स इंटेग्यूमेंट्स बना रही हैं, आउटर और इनर. फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ, जस्ट सी माई हैंड. ऑलराइट, आज मैंने इसी को मॉडल बना के लेकर रखा है. चलो इधर देखो, इसको भाड़े पर रखा है आज, ये मेरे साथ काम कर रहा है. चलो इधर देखते हैं. तो ये मेरी फिंगर्स जो देख रहे हो ना, ये फिंगर्स, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है. दोनों साइड पे 2 कवरिंग्स है और इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है. और जैसे कि मैंने बताया, हाइलम विल बी द रीजन जहां से ओव्यूल और जो फ्यूनिकल कनेक्टेड है. फ्यूनिकल इज द स्टॉक. फाइन, ठीक है. चलो अब देखते हैं. ये इनर आउटर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, कोट और सराउंडिंग द न्यूक्लियस है. यस, न्यूक्लियस क्या है मैम? बिफोर गेटिंग एनी कंफ्यूजन, दिमाग में से कंफ्यूजन हटाने से बेटर है कि हम मैम कंफ्यूज हो ही ना. और ये देखिए क्या है, न्यूक्लियस है. आपको ये रीजन बेटा जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस होल रीजन इज न्यूक्लियस. दिस होल रीजन, ये जो ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा है, ये रीजन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है. तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कोट है एक तरह का सराउंडिंग द न्यूक्लियस. फाइन. यूजुअली 2 in नंबर, ये जनरली बेटा 2 ही नंबर होता है. मींस ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, 2 तरह के इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर और इनर, प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड ये आपको मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में दिखेगा. 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इज गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ 2 इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर, ठीक है. फाइन, ये क्लियर हुआ हमें एग्जाम्पल के साथ. और क्यों बेटा 2 इंटेग्यूमेंट्स का मतलब कि दो मतलब कि बाय, तो इसलिए इसका नामकरण कर दिया हमने बाय टेग्मिक, ठीक है. लिया हमने बाय और टेग्मिक यहां से लिया, ठीक है. फाइन, और बना दिया इंटेग्यूमेंट्स, मतलब 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे तो इसलिए बाय टेग्मिक हो गए, ठीक है. फाइन, ओके. अगर मैम एक है तो, अरे भैया एक है तो उसको कहते हैं यूनी, ठीक, तो यूनिटेग्मिक हो गया. ऑलराइट. और ये बेटा कंडीशन मिलेगी आपको जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है. सारे जिम्नोस्पर्म्स में आपको यूनिटेग्मिक कंडीशन मिलेगी जिसमें कि सिर्फ सिंगल लेयर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है. समझ गए? अच्छा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैम, आपने एक चीज बता दी कि बायटेग्मिक 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है. सिंगल इंटेग्यूमेंट यूनी हो गए जिम्नोस्पर्म्स में, समझ ली मैम. प्लीज ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नेवर नो कि इसको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है. और एब्सेंट है मैम तो क्या करें? एब्सेंट है बेटा तो उसको कहा गया है ए. ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट. फाइन, सॉरी. तो ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, दैट मीन्स एटेग्मिक, मतलब कि इंटेग्यूमेंट ही नहीं है. और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ही जरूरी हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड. ये लोरैंथस एंड सैंटेलम है, ठीक है. संतालो, इसको लर्न कर लो, ठीक है. संतालो, इसको लर्न कर लो. ये निमोनिक्स आप लर्न कर सकते हो. संतालो, इसमें ये एटेग्मिक है, इसमें कोई इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. ओके, ऑलराइट. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क बना लीजिएगा, ठीक है. चलो, कंप्लीटली इनक्लोज्ड द ओव्यूल एक्सेप्ट एट स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब बेटा इधर देखो, इंटेग्यूमेंट्स ये 2 लेयर दिख रही है आपको, 1-2 लेयर पूरे में प्रेजेंट है, बारिंग दिस रीजन. ये रीजन जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, उस रीजन को हमने कहा, इस रीजन को हमने कहा माइक्रोपाइल, ठीक है. द रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट या इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, उस रीजन को कहा है माइक्रोपाइल, ठीक है. फाइन, ये क्लियर हुआ.
चलो बढ़ते हैं आगे, माइक्रोपाइल हो गया ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इंटेगुमेंट्स का फंक्शन क्या है मैम। बट ऑब्वियस है मैम, ये सीड कोट फॉर्मेशन करेगा, कुछ प्रोटेक्शन की बात करेगा एंड सो ऑन। यस बेटा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि पहली बात तो ये प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। यस मैम, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो अंदर न्यूट्रिटिव लेयर भरी हुई है, ये न्यूट्रिटिव लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो सैक। ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग को हमने इंटेगुमेंट कहा है ठीक है। फाइन, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। अब है इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल। यस मैम, हमने देख लिया कि इंटेगुमेंट्स कहीं कहीं पे सिर्फ एक रीजन पे एब्सेंट है, उसको कहा है हमने माइक्रोपाइल। दिस इज द माइक्रोपाइल, तो ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल भी करता है ठीक है। अलॉन्ग विद इट ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटेगुमेंट्स का, दैट सीड फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट पेरिकार्प इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय इंटेगुमेंट्स। कैसे? आउटर इंटेगुमेंट बेटा जो बनाएगा वो होगा टेस्टा ठीक है, और इनर इंटेगुमेंट जो बनाएगा वो होगा टेगमेन। तो इसको ऐसे याद करो, टेस्टाकार है ठीक है, और टेगमेन, बहुत सारे मेन उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो टेगमेन या फिर टेगमेन एक इंसान ही बैठा हुआ है। तो बाहर मतलब आउटसाइड, आउटर टेस्टा ठीक है, और इनर इंटेगुमेंट इज टेगमेन ठीक है। फाइन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेगुमेंट्स चेंज हो जाएंगे, टेस्टा और टेगमेन, दैट इज गोइंग टू बी सीड का जो कोट होगा ठीक है, पेरिकार्प ठीक। तो ये फंक्शन हुआ इंटेगुमेंट्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट एब्सेंट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, चलो अच्छा, अब हम आते हैं न्यूक्लियस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियस ठीक। फाइन, फिर से देखो मैम, कौन सा एरिया? ये जो एरिया दिख रहा है ग्रीन वाला, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ठीक है। अच्छा, करता क्या है मैम? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट्स। हाँ मैम, दिख रहा है, हमने इंटेगुमेंट्स, ये लेयर थी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट साइड ठीक है। एंड इट इज मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये मास है पैरेन्काइमेटस सेल्स का ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है ठीक है। अच्छा, अब इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? इट इज द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। कैसे? हाउ मैम, ये कैसे मेन पार्ट है ओव्यूल का? बिकॉज इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ ओव्यूल। ये मेजर बल्क बना रहा है। आई होप एवरीबडी कैन सी कि ये सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी न्यूक्लियस का है। कैन यू सी? इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है क्योंकि इसको बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसकी, खाना बनाने की और खाना देने की। खाना जो सप्लाई करना है, यहां से सप्लाई होके जो आएगा न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और न्यूक्लियस की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है उसको खाना यहीं से मिलेगा ठीक है। ओके, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, इसीलिए इट इज फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द ओव्यूल। इट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक को डेवलप करने का भी काम करता है ठीक है, येलो वाला। एंड इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जितने भी लेयर्स होंगे एम्ब्रियो के बाहर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। फाइन, तो आउटर इनर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हुए, हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस पढ़ लिया हमने, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है, ये सब चीजें हमने कवर कर ली ठीक है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, तो अब हम बिफोर स्टार्टिंग दिस माइक्रोपाइल एंड चलाजल, आई वुड लाइक टू टेल यू, पहली बात तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल ठीक है। पहले हम ये समझते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों मैंने कहा ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देर आर एक्चुअली बेसिकली बेटा हम लोगों को दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। एक है ये एनाट्रोपस या एंटीट्रोपस ओव्यूल, और एक है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब मैम डिफरेंस तो बहुत तगड़ा दिख रहा है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं ठीक है। बेटा यही दोनों टाइप के आपको बेसिकली पढ़ने हैं ठीक है। ये आपको मोस्टली जो है एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, और जो हम अभी पढ़ रहे थे दैट इज आंटी वाला ठीक है, वो हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स में। ओके फाइन, तो अच्छा इसको देखो पहले, ये एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो ये जो ओवरी है और ओव्यूल है वो किस तरह से है, जरा देखना।
ये जो दिख रहा है ये बेटा ये तो हो गया फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल, ठीक है। अब ये जो रीजन था ये हो गया हाइलम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रीजन दिख रहा है, इसको मैं कैसे हाईलाइट करूंगी, ओके। ये रीजन जो दिख रहा है ये है बेटा चलाजल एंड, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ओपनिंग, ये है माइक्रोपाइल एंड, ओके। देखो फिर गौर से देखो, इंटेगुमेंट्स जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो एंड को हमने माइक्रोपाइल कहा है, प्लीज लर्न इन दिस मैनर, ठीक है। जहां पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो रीजन है उसे हमने कहा चलाजल एंड। गौर से सुनना, ये जो टाइप का है एट्रोपस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये इस ऐसा क्यों है, उसका रीजन ये है कि बेटा पहले यू कैन से पहले इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, पहली तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है और सबसे पहले डिस्कवरी हुई होगी, बेटा ऑब्वियस है। तो इसीलिए बेटा इसको चलाजल को बेस माना गया है, ठीक, चलाजल को बेस माना गया है, ठीक, ओके। और उसको टॉप, ठीक। अब गौर से समझना ये बात बहुत जरूरी है कि जब ये बेस माना गया है चलाजल को, क्योंकि ये प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव है, ये दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये पता होना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, और इसीलिए चलाजल को बेस कहा गया था, ठीक है, ये बेस है, ठीक, ओके। एंड उसके ऑपोजिट वाला जो भी है वो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, फाइन। ऐसे टाइप के ओव्यूल को हम एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। समझ गए सब, इतना डिफरेंस समझ में आया। और ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये भी देखना है कि दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम पढ़ते हुए इसको इतनी ज्यादा बार इसलिए आ रहे हैं बेटा क्योंकि ये एंजियोस्पर्म से प्रेजेंट है मोस्टली, ठीक है, फाइन। तो इसलिए हम एंजियोस्पर्म्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसलिए हम ये इस टाइप का ओव्यूल ज्यादा देख रहे हैं, दैट इज एनाट्रोपस या एंटीट्रोपस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जरा देखते हैं। चलो, ये जो देख रहे हैं हम पिंक कलर के सेल्स, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और ये हमेशा याद रखना CA से, दिस इज द बेसल, यहां पर ये बेसल हो गया है चलाजल एंड, ठीक है, और यहां पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक, फाइन। तो ये दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोपाइल, और ये है चलाजल एंड, ठीक है। मतलब कि जो पहले वाला प्रीवियस हमने पढ़ा है वो एट्रोपस है, वो इस तरह का ओव्यूल है, और अब मैंने 180 डिग्री घुमा दिया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया है पूरा, तो ये इस टाइप का ओव्यूल हो गया, दैट इज एनाट्रोपस या फिर एंटीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, फाइन। जिसमें अब चलाजल एंड ऊपर हो गया है, दैट मींस बेस, जिस बेस की हम बात कर रहे थे, बेस हमारा अब उल्टा हो गया है, बेस ऊपर हो गया है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ गया है, ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एंटीपोडल सेल्स हमेशा चलाजल एंड पे होंगे, इसलिए इसका एक न्यूमोनिक्स लर्न कर लीजिएगा। क्या, अभी बताते हैं। ये बेटा 3 जो हो गए 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, आई होप यू कैन सी, ये जो पिंक कलर के हैं, ठीक, बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई है जो कि 2 है इन नंबर, ठीक, दे आर 2 इन नंबर, इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये सिर्फ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दैट्स ऑल, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर के आपको 2 दिख रहे हैं नमूने, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। कितने हैं मैम? 2 दिख रहा है हमको, ठीक है। हम, और उसके बाद जो रेड कलर का है ये है एग सेल, ये है मैम कितना? 1, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है।
इतना क्लियर है। और ये जो पूरी चीज दिख रही है आपको, ये जो पूरा दिख रहा है मीन्स, पहली बात तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको पार्ट, दैट इज द सेंट्रल सेल। ठीक है, येलो कलर का पार्ट है दैट इज द सेंट्रल सेल। ठीक है, फाइन। और उसके बाद अब ये जो आपको पूरा एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, कैसे, ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर येलो वाला दैट इज द एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट, ये पूरा रीजन देखो फिर से, ये पूरा येलो वाला। ठीक है, फिर से बता रही हूं, यहां पर चलाजल एंड इट इज टोटली डिफरेंट, 180 डिग्री डिफरेंस आ रहा है। जो हमने अभी पढ़ा एट्रोपस ओव्यूल ऐसे है, आई होप एवरीबडी कैन सी दैट, वो ऐसे था। ठीक है, अब ये हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे हो गया है। ठीक है, फाइन। अब चलाजल एंड यहाँ पर ऊपर आ गया है, बेस बन गया है, चलाजल एंड ऊपर हो गया है। ठीक है, और वहां उस चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस एंड कीप इट इन माइंड, इसको दिमाग में बड़े अच्छे से डाल लीजिए बेटा। क्या, जो CA है वो CA है, C stands for चलाजल एंड A stands for एंटीपोडल। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन पे मी प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट हूं। ठीक है, तो ME stands for माइक्रोपाइल एंड पे एग सेल प्रेजेंट है, और एग सेल के पास सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, फाइन। तो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर इन योर माइंड। ये दिख रहा है अच्छे से, आपको सबको समझ में आ रहा है। तो ये टॉप पे जो 3 है वो एंटीपोडल सेल्स हो गए। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स हो गए। बीच में जो दो दिख रहे हैं वो पोलर न्यूक्लियाई हैं, माइंड यू सेल वॉल से सराउंड नहीं है। और सिनर्जिड्स दिख रहे हैं आपको, ये भी हैं, 2 सेल वॉल से सराउंडेड हैं, ब्लू कलर के सेल। ठीक है, और एक सेल है जो कि अभी 2-3 चीजें अभी मैं बताऊंगी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या होना है। ठीक है, फाइन। और ये माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड पे क्योंकि एक सेल प्रेजेंट है, तो आई एम सेइंग कि मैं बताना चाहती हूँ आपको कि CA और मी से लर्न कर लो। तो CA दैट मींस चलाजल एंड इज प्रेजेंट एट एंटीपोडल सेल्स, और जो माइक्रोपाइल एंड है वो प्रेजेंट है आपका एक सेल में। ठीक है, फाइन। और ये पूरे स्ट्रक्चर को जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको कहा गया है एम्ब्रियो सैक। फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बढ़े आगे, ये है प्लेसेंटा भैया जी, कोई दिक्कत नहीं मैम। ये आ गया है हमारा फ्यूनिकल, और ये रीजन क्या है, हाइलम। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये तो इंटेगुमेंट्स ही हैं, ये सब इंटेगुमेंट्स हैं, और ये है न्यूक्लियस, न्यूसेलस। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत। चलो अब मैं आती हूं आपको समझाने के लिए, जो मैं समझाना चाहती थी माइक्रोपाइल एंड का। हाँ, यहां से अब देखो, हाँ, माइक्रोपाइल एंड। अब माइक्रोपाइल एंड यहां पर कहां है, जैसा कि मैंने बताया था, ये है माइक्रोपाइल एंड, और ये हो गया चलाजल एंड। फाइन, ठीक है, न्यूक्लियस है। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। तो माइक्रोपाइल एंड इज द स्मॉल ओपनिंग, अभी हमने पढ़ा था, जहां पे बिटवीन द इंटेगुमेंट्स, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। ठीक है, प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों कह रही हूं ये एपेक्स है, ये एपेक्स है। क्यों माइक्रोपाइल को एपेक्स है कहा गया है, क्योंकि जो प्रिमिटिव बेटा एट्रोपस ओव्यूल था उसको हमने ऐसे कंसिडर किया है, तो वहां पर चलाजल एंड बेस पे ये था। ठीक है, और माइक्रोपाइल वाला एपेक्स पे था, इसीलिए क्योंकि हमने उसको उसका नाम वहीं से लिया है, दैट इज वाई ये जो हम पढ़ रहे हैं एंटीट्रोपस ओव्यूल, ये इस रेफरेंस पे पढ़ रहे हैं कि रोटेट हो गया पूरा। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल ऑपोजिट टू द चलाजल एंड। हमेशा याद रखना कि ये बिल्कुल नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, समझ लो, माइक्रोपोल एंड चलाजल एंड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, फाइन। अच्छा,
माइक्रोपाइल का भैया ये फंक्शन क्या है मैम, ये भी बता दीजिए। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए जो रास्ता देगा वो माइक्रोपाइल एंड ही पहुंचाएंगे। मतलब कि ये ऊपर स्टाइल से घुस के अंदर आके सिनर्जिड्स में आके इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिनर्जिड्स से जाके ये मिल जाएंगे एग सेल से, ठीक है, ओके। इसीलिए इस टाइप के जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है उसको कहते हैं पोरोगैमी, ठीक है, और इसका फंक्शन ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, फाइन। अच्छा, अब सेकंड क्या है मैम, सेकंड फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड बेटा जर्मिनेट हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ही होता है, ठीक है, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है, समझ गए। तो पोलन ट्यूब मतलब कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ यहीं से होगी, ये पोलन ट्यूब यहां से आएगा और यहां से एंटर करके सिनर्जिड के बाद ये फ्यूज हो जाएगा एक्सेल में, ठीक है। एक एक्सेल में फ्यूज होगा और एक पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज होगा, ऑलराइट। एक एक्सेल में फ्यूज होगा और एक जो है पोलर न्यूक्लियाई में, अभी हम देखेंगे मेल गैमीट फ्यूज होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, चिलाजल एंड। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है प्रेजेंट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, ये प्रेजेंट है ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट दिस रीजन, तो मैंने आपसे कहा कि लर्न कर लो आप CA मी, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन साइट थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स एंटर द ओव्यूल फ्रॉम द प्लेसेंटा वाया न्यूक्लियस। इट इज द मेन साइट बेटा, ये देखो ये चिलाजल एंड, ये मेन साइट है, मतलब कि यहां से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, चिलाजल एंड के बाद ये जा रहे हैं न्यूक्लियस में और उसके बाद यहां जाएंगे, जिससे कि एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो सके, ठीक है, समझ गए, ओके। तो इट इज द मेन साइट फॉर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच एंटर इनटू द ओव्यूल वाया प्लेसेंटा, ऑलराइट। चलो, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब तक की आपको हमने देखा कि दो टाइप के ओव्यूल होते हैं, एक है 180 डिग्री वाला जो कि इसको हम एट्रोपस कहते हैं या ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं, माइंड यू दो इसके नेम्स हैं, ठीक है, एट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। और ये जो ओव्यूल हम जो एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं मोस्टली, ये है, ये क्या कौन सा है, एंटीट्रोपस या फिर एनाट्रोपस, ठीक है, फाइन। 180 डिग्री टिल्टेड है ये, ठीक है, फाइन। और इसकी कंडीशन क्या है, माइक्रोपाइल एंड कैसे, चिलाजल एंड कैसे, ये हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है, फाइन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इस डायग्राम को गौर से देख लेना, गौर से समझ लेना, क्योंकि डायग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आते हैं ये पॉइंट्स पे कि मैम ये एक्सेल का यूज क्या है, माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है, हम देख रहे हैं कि एक्सेल इज प्रेजेंट एट दी माइक्रोपाइल एंड, हाँ हमने मैम देखा, ठीक है। ये हो गया एक्सेल जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। फ्यूजेस विद वन मेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अभी हम ये बताएंगे आपको क्या एक्चुअली में बेटा, जो मेल गैमीट है वो डेवलप होगा इनटू 2। हमने अब याद करो कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में आते आते हमने देखा था कि जो मेल गैमीट है वो 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है, फाइन। अब एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा, इधर देखो, एक मेल गैमीट यहां से आएंगे, वो फ्यूज करेंगे सिनर्जिड के थ्रू एक्सेल में, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई में, फाइन, दिख रहा है ये, एक फ्यूज करेगा आके सिनर्जिड के थ्रू एक्सेल में और दूसरा वाला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई में। इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। डबल क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं है कि जहां मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट फ्यूज करके जो बना रहे फर्टिलाइजेशन नहीं है सिंपल, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स इन्वॉल्व है, जो कि एक तो आके एक्सेल से आके फ्यूज करेगा, ठीक है, और दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, ठीक है, फाइन। चलो, यही बात यहाँ पे कही गई है, जाइगोट 2n बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात सिनर्जिड्स की। सिनर्जिड्स भी प्रेजेंट है माइक्रोपाइल एंड पे ही, जैसे कि आपने देखा था कि ये भी सिनर्जिड्स, देखो ये जो ब्लू वाले हैं ये सिनर्जिड्स हैं, ये भी प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। अच्छा, माइक्रोपाइल एंड पे ऑन ईदर साइड, एंड इनका काम क्या है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं कि भैया कहाँ जाना है, फाइन, कैसे कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, ठीक है। एंड फिलीफॉर्म ऑपरेटस फैसिलिटेट्स पोलन ट्यूब एंट्री एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन। अच्छा मैम, ये क्या चीज थी, अरे बेटा ये यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या,
यहां पर ये जो छोटू छोटू स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। अब ये ऐसे समझो कि जैसे पार्किंग वाले भैया, आपने देखे पार्किंग वाले भैया, या फिर आजकल स्टैचू लगा होता है मॉल्स में, कहीं आपने देखा हो रेस्टोरेंट्स में कि पार्किंग के लिए ऐसे एक भैया खड़े रहते हैं या फिर रोटेट करते रहते हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपको एग्जिट करनी है व्हीकल्स की और कहाँ से एंट्री करनी है। ओके, तो वही काम ये फिलीफॉर्म अपरेटस कर रहे हैं। ये इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, किसमें? सिर्फ और सिर्फ सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिनर्जिड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका काम क्या है? इनको बताना, इनको गाइड करना कि भैया पोलन ट्यूब कहाँ से घुसना है, इनको पता होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं यहाँ कहीं चले जाएं या यहाँ कहीं चले जाएं। पोलन ट्यूब आएंगे यहां से और इनको पता है पोलन ट्यूब को कि फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू ही, या फिर या तो ये इस सिनर्जिड से या फिर इस सिनर्जिड से घुस के ये फ्यूज करेंगे। एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक सेल से और दूसरा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये रास्ता दे रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, ये रास्ता बता रहे हैं कि अरे भैया इधर से आना है, इधर से आना है। ठीक है, चलो, तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस फैसिलिटेट कर रहे हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रल सेल की। जो बड़ा सा बड्डा सा जो येलो कलर का सेल बनाया था मैंने, वो होता है सेंट्रल सेल। ठीक है, जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी सेल वॉल। माइंड यू, ये ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिसमें सेल वॉल नहीं है, और सबकी जो बात हम कर रहे थे उनके पास सेल वॉल है खुद के। ठीक है, इनके पास नहीं है, ये ऐसे ही ऐसे पड़े रहते हैं सेंट्रल सेल में। ठीक है, सेंट्रल सेल में पड़े रहते हैं। एंड 2 इन नंबर, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियस के अंदर है। माइंड यू, सेंट्रल सेल को लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। हाँ मैम, दिख रहा है हमको, देखो कहाँ, ये जो येलो कलर का है, आई होप एवरीबडी कैन सी, ये सारा इतना बड़ा है, ये एम्ब्रियो सैक का बहुत बड़ा पार्ट बना रहा है। एम आई राइट? ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। फाइन, ऑलराइट। अच्छा, इसमें है क्या चीज? इट कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज कर जाएंगे। ओके, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल सेल में दोनों पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन से कुछ समय पहले अपने आप फ्यूज कर जाएंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा, और क्या क्या चीज है मैम? सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है विच इज 2 इन नंबर, फ्यूजेस विद द सेकेंड मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज 3N। अभी हम सब बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं है कि मैम कैसे 3N हो गया, परेशान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अभी सब सिर्फ टर्म समझो। ओके, विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ओके, तो पोलर न्यूक्लियाई एक्चुअली में 2 हैं, फर्टिलाइजेशन से कुछ समय पहले ये फ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो एक N है, दूसरा N है, डिप्लॉयड हो जाएगा, और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ये जो मेल गैमीट से, उसके बाद ये ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, फाइन, और बना देगा एंडोस्पर्म फ्यूचर में। ऑलराइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है चलाज़ल एंड में। इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या कहा था? CA, याद करो, CA चलाज़ल एंड, तो इसलिए एंटीपोडल सेल्स चलाज़ल एंड प्रेजेंट है। 3 नंबर है, 3 नंबर है। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक। जैसे कि हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियस बाहर प्रेजेंट है, अब न्यूक्लियस के थ्रू एंट्री कैसे होगी? एंटीपोडल्स के थ्रू एंट्री होगी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर फूड स्टोर हुआ, आया, अब एम्ब्रियो सैक में कैसे घुसेगा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर यूजली शॉर्ट लिव्ड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ काम है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट का। दैट्स ऑल। ओके, ओके, फाइन। तो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के डायग्राम्स भी क्लियर हैं जो अभी मैं बता चुकी हूँ। अलॉन्ग विद दिस टेबल, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक का, इसको दिमाग में रख लेना प्लीज। ठीक है, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक सेल से, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा ये पोलर न्यूक्लियाई से। प्लीज कीप दिस माइंड। ठीक है, तो जब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड हो जाएंगे जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इनका जब फ्यूजन होगा विद मेल गैमीट, तो ये बना देंगे क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म,
दैट इज एंडोस्पर्म बना देंगे, ठीक है, फाइन, ऑलराइट, और एंटीपोडल सेल्स एंड सो ऑन। ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये बना रहा है एम्ब्रियो सैक। ऑल दीज एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट्स आपके एम्ब्रियो सैक का पार्ट है। प्लीज कीप इन माइंड, एंड एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक, ऑलराइट। अच्छा, एंड इसको ही 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। अब देखते हैं हम कैसे समझते हैं हम। चलो, उससे पहले हम समझते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है मैम, जरा देखें। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया है? पहली बात तो यही है, ओके। देखो, यहां पर होना क्या है एक्चुअली में, ये है एग सेल, ठीक है, ओके, और ये है, आई होप दिस इज विजिबल, हाँ चलो, अब हम देखते हैं, ये है एग सेल, फीमेल, और ये है मेल गैमीट, ठीक है। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे किसके थ्रू, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और इसे ही हम कहते हैं सिनगैमी। प्लीज कीप इन माइंड सिनगैमी, ठीक है। तो ये जब फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। अब प्लीज कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड, ये जो एक सेल है इसकी बेटा प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। ये क्या होगा, हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि ये गैमीट्स बनाए थे हमने, ठीक है। कैसे कैसे, क्योंकि मियोसिस करने के बाद जो सेल हमें मिली है वो है हैप्लॉइड, ठीक है, और ये मेल गैमीट भी होगा हैप्लॉइड, ठीक है, फाइन। और इससे जब ये दोनों चीजें फ्यूज करेंगी ट्रू फर्टिलाइजेशन के थ्रू या फिर सिनगैमी के थ्रू, तो जाइगोट बनेगा वो। बट ऑब्वियस है मैम, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, तो जो जाइगोट बनेगा वो होगा डिप्लॉइड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, सबको बात क्लियर है, ठीक है। तो एक सेल हैप्लॉइड था, मेल गैमीट हैप्लॉइड था, दोनों फ्यूज किए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, और उसने बना दिया जाइगोट, दैट इज 2n, फाइन, ऑलराइट। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मैम ये तो फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, आओ देखते हैं। अब ये देखो, ये है हम पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, फीमेल के एम्ब्रियो सैक में, सेंट्रल सेल में, ठीक है। चलो, और उसके बाद ये यहां पर है मेल, मिल गया, ठीक है। अब देखो गौर से क्या मैजिक हो रहा है, ये है पोलर न्यूक्लियाई, फाइन, कितने हैं, 2n नंबर है, फाइन, एंड सिर्फ क्योंकि 2 नंबर है, n
प्लस एन, ठीक है, फाइन। कहाँ पे है ये? फीमेल एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। ये हो गया मेल गैमीट। मैम इसकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जब फ्यूज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लीज रिमेंबर दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। एंड द प्रोसेस इज फॉल्स फर्टिलाइजेशन और इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ओके, इसको ऐसे याद कर लेना, FTP, FTP स्टैंड्स फॉर फॉल्स फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड स्यूडो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या मिलेगा हमें? इसके थ्रू हमें मिलेगा पेन, ये पेन नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा मैम, इसकी प्लॉइडी क्या होगी मैम, ये भी बता दीजिए बेटा। इसकी प्लॉइडी क्या होगी? सोचो, ये N और ये N, ये दो N पोलर न्यूक्लियाई के बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज कर जाएंगे जस्ट कुछ मिनट्स पहले, और उसके बाद ये मेल गैमीट से फ्यूज करके दिस इज गोइंग टू फॉर्म द प्लॉइडी एज, इसकी प्लॉइडी हो जाएगी ट्रिप्लॉइड। फाइन, आई एम क्लियर। एंड इसके बाद एंडो स्पर्म का जन्म हो जाएगा, उसकी भी प्लॉइडी क्या होगी मैम? उसकी भी प्लॉइडी मैम 3n होगी। फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दीज टू फ्लो चार्ट्स। फाइन, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन बेटा इसलिए कहते हैं, सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं है, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए है क्योंकि इसमें दो मेल गैमीट्स इन्वॉल्व हैं। एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड है फ्यूज करेगा एक सेल से विच इज हैप्लॉइड, गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड हो जाएगा। फाइन, ऐसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए दोनों टर्म्स की, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। फाइन, ओके। अच्छा, दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों है? क्योंकि एक और टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज द फॉल्स फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, और इसे कहते हैं स्यूडो फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई मैम दो सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रल वन सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे जिनका की प्लॉइडी हैप्लॉइड था, वो भी फ्यूज करेंगे मेल गैमीट से, मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा और इस फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फर्टिलाइजेशन के थ्रू या ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनाएगा पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर में वो एंडोस्पर्म आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि नरिश करेगा सीड को। फाइन, ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर विद दीज टू चार्ट्स। कोई प्रॉब्लम? प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी बड़ी चीज को देख रहे हैं, फिर हम उसके अंदर एंटर कर करके जाके बेसिकली हमारा जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा वो होगा एग सेल। फाइन, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी यूनिट है गाइनोशियम बेटा, ठीक है। उसके बाद जो हमने बात की थी गाइनोशियम की सिंगल यूनिट की, यूनिट ऑफ गाइनोशियम जिसको कहा है हमने कार्पल, जिसका एक और भी नाम है मेगास्पोरोफिल। प्लीज डू रिमेंबर दिस, अदर टर्म्स भी बहुत बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नेवर नो कि आपको अदर टर्म के बारे में या फिर पूछ लिया जाए कि कार्पल इज आल्सो कॉल्ड एज या मेगास्पोरोफिल इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो कार्पल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। तो गाइनोशियम की यूनिट हो गई सिंगल यूनिट मेगास्पोरोफिल। जब कार्पल के अंदर हम गए तो हमने देखा ओवरी जो सोलन रीजन था, ठीक है। फिर हम ओवरी के अंदर जब गए तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे चेम्बर्स थे मैम, बहुत सारे रूम्स थे, तो वो ओवेरियन लॉक्यूल हो गए, ठीक है।
या फिर ओवेरियन कैविटी। अब हमने ओवेरियन कैविटी के अंदर देखा था कि कुछ स्टॉक सा लगा हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसे हमने कहा था ओव्यूल, ठीक है, जो ऐसे लगा था ओव्यूल, ठीक है, फाइन। ओव्यूल को बेटा और क्या कहा जाता है? मेगास्पोरेंजिया। आई होप दिस इज क्लियर। मेगास्पोरेंजिया दिख रहा है ना? ओह फाइन। तो ये मेगास्पोरेंजिया है ओव्यूल, ठीक है। फिर ओव्यूल के अंदर हम जब गए तो हमने देखा, इफ यू रिमेंबर, कि हमने चलाजरलैंड और माइक्रोपाइलैंड को मार्क किया था, फिर एंटीपोडल सेल्स एंड ऑल। तो ये जो चीज बन रही थी ओव्यूल के अंदर, जो बड़ा सा येलो स्ट्रक्चर था, ये था क्या? ये था एम्ब्रियो सैक। फाइन, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को और क्या कहते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और उसके अंदर हमने देखा था किस एंड पे, प्लीज कमेंट मी इन द सेक्शन कि किस एंड पे, जल्दी से, कि किस एंड पे हमें एक्सेल दिखा था? चलाजल एंड पे, माइक्रोपाइलल एंड पे? बताओ इफ यू रिमेंबर। CA और मैंने कहा था ME, तो ME स्टैंड्स फॉर माइक्रोपाइलर, एक्सेल पे है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हायरार्की, मींस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गायनोशियम का, कि जब हम गायनोशियम को बड़े स्केल पे देखते हैं, फिर हम यूनिट पे आते हैं तो वो कार्पेल दिखता है, फिर उसके अंदर हमें दिखा है ओवरी। आपको, आपके दिमाग में ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये अरेंजमेंट, ये पाथवे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओवेरियन लॉक्यूल है, फिर ओवेरियन लॉक्यूल के अंदर हमने देखे थे ओव्यूल जो स्टिक हुए थे, लगे हुए थे फ्यूनिकल से, ऑलराइट। उसके बाद था एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में, जिससे मेल गैमीट फ्यूज कर रहा था, दैट वाज द एक्सेल, फाइन, ऑलराइट, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट था, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? बढ़े आगे, चले, चलो अब आगे देखते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज मेगा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल विच इंक्लूड्स मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए कि क्या ये प्रोसेस कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरे सेकंड लेक्चर में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझ में आया होगा तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओके। आई विल मेक इट सिंपलेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। चलो देखते हैं हम इसमें क्या है। अच्छा, मेगा गैमेटोजेनेसिस, चलते हैं हम पहले, ब्रेक द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड। मेगा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। स्पोरोजेनेसिस मतलब यहां हम स्पोर्स का, मेगा स्पोर्स का जनरेशन करेंगे, ठीक है, ओके। एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूक्लियस, अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, जिसमें कि जो अंदर से ठुसा हुआ भरा हुआ था, ठीक है। अभी हम एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो अभी सारा जो वो इंटेगुमेंट्स है, ठीक है, वो है प्रेजेंट, उसके अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स, जिसका एक कोई सेल, हमें सिर्फ एक सेल से मतलब है, ठीक है। एक सेल न्यूक्लियस का डिफरेंशिएट कर जाता है। कैसे डिफरेंशिएट करता है? इट डिफरेंशिएट्स इंक्रीजेस इन साइज, बड़ा हो जाता है, डिफरेंशिएट अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उसके पास अलग तरीके का एक, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, दूसरों से अलग डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस दिख जाता है। उस सेल को हम कह देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स, ठीक है। उस एक सेल को, हाइपोडर्मल के उस सेल को जो डिफरेंशिएट हो जाता है, न्यूक्लियस इसका बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस इसका डिस्टिंक्ट होता है, साइज उसका इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, बट ऑब्वियस है मैम, उसका हमने नाम कर दिया है आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक। अभी इतना समझो, ठीक। दिस फॉर्म्स, अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है बेटा, ये फॉर्म करेगा हमारा मेगा स्पोर मदर सेल। रिमेंबर दिस, जैसे वहां पर हमने स्पोरोजेनस टिश्यू देखे थे, अगर आपको याद हो, जिससे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन रहे थे, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में पोलन बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल्स काम कर रही हैं, जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स को बनाएगी, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है लग रहा है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है। इट डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम बेटा? एंजियोस्पर्म्स की जो बॉडी है, इनकी बॉडी, मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जैसे ही ये जो न्यूक्लियस था,
ठीक है, न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस डिस्टेंट हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स बन गए। अब तक के स्टेज तक, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल्स तक प्लांट की बॉडी डिप्लॉयड ही है। माइंड यू, जब तक कि बेटा मियोसिस नहीं परफॉर्म होता है तब तक प्लांट की बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। ठीक है, मियोसिस नहीं है तब तक की डिप्लॉयड है। जैसे ही मियोसिस हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, फटाक से दिमाग चलाना कि वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट फीचर बनेगा दैट विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहां पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। अगर आपको याद हो, मेल गैमेटोफाइट में भी मियोसिस हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जहां पे टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बने थे, इफ यू रिमेंबर। यहां पर क्या है, यहां पर भी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, फाइन, ऑलराइट। अब जैसे कि वहां प्रोसेस था माइक्रोस्पोर, सिंपल सेम वही चीज है, बस यहां पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट्स ऑल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स मैंने कुछ कहा था, आप लोगों को याद हो कि बेटा इस ब्रह्मांड में कहीं भी आप, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं भी स्पोर्ट्स टर्म दिखाई दे, आप समझ लेना कि वो हैप्लॉइड है, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हो रहा है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज सी, ये चेक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगास्पोरोजेनिस प्रोसेस में मियोटिक डिवीजन होता है या फिर माइटोटिक डिवीजन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, यहाँ पे मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन किस चीज का, मेगास्पोर्स का, कहां से, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। प्लीज मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है। ओके, all right, coming to the next is, in most of the angiosperms chalazal megaspore remains functional while the other 3 present at the micropyle and degenerates। अभी भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी स्टोरी पढ़ो बस। ठीक है, अभी पिक्चर हम दिखाएंगे और पिक्चर मेरी बाकी है मेरे दोस्त, जरा पिक्चर देखना तो सब समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ठीक है, अभी सिर्फ टर्म्स को समझो कि जो एंजियोस्पर्म्स में है उसमें चलाजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो इट रिमेन्स फंक्शनल। चला जा, उसको फ्री कर दिया है कि बेटा तुम जाओ, अपनी जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, चलाजल मेगास्पोर, ठीक है, रिमेन्स फंक्शनल। और जो और 3 है, 4 बने, 3 जो माइक्रोपाई वाले हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे और एक चलाजल वाला प्रेजेंट रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर जो हमने देखा कि प्लॉइडी, प्लीज मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लॉइडी बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में, प्रीवियस के क्वेश्चंस में भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्लॉइडी क्या होती है न्यूक्लियस की। तो एज आई हैव टोल्ड यू, न्यूक्लियस इज द मेन प्लांट बॉडी। आई होप इट इज विजिबल, यस, ओके। तो न्यूक्लियस मेन प्लांट बॉडी है बेटा, ठीक है, न्यूक्लियस मेन प्लांट बॉडी है। न्यूक्लियस के बाद हाइपोडर्मल सेल, उसके बाद आर्किपोडियल, सारे ही ये सब ही सबके सब हैप्लॉइड। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड मैम, क्योंकि अब तक मियोसिस नहीं हुआ। जैसे ही मियोसिस परफॉर्म होगा या रिडक्शनल डिवीजन होगा वैसे ही इसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। एंड आई होप एवरीबॉडी कैन सी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं सेल्स वो हो गए हैप्लॉइड। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक होगा, अभी हम देखेंगे, वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड हो जाएगा। फाइन, ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो, अब यह था सिर्फ पोस्टर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो, पिक्चर भी आ गई है, अब देखते हैं ये क्या है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम क्या है मैम? 2 प्रोसेसेस में, मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अभी हम पहले पार्ट देख रहे हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। हमें मेगास्पोर्स को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चलो, न्यूक्लियस का सेल था मैम, याद आ गई हमें, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स थे, इनमें से एक कोई हाइपोडर्मल सेल को हमने ले लिया न्यूक्लियस के। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट हो गया, वो औरों से अलग हो गया क्योंकि उसको बहुत बड़ा कुछ काम करना था। जैसे कि आप देखते हो कि और जो बच्चे होते हैं हमारे आसपास के, जो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने काम के लिए,
वो साइलेंटली अपना चुपचाप बैठ के काम करते रहते हैं, अपने स्टडी रूम में पढ़ते रहते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, और धमाका कब मचाते हैं जब उनका रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चे कुछ स्मार्ट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चा, ये हाइपोडर्मल सेल भी है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये शांत चुपचाप बिल्कुल अपना काम कर रहा है, स्टडी रूम में पढ़ रहा है, किसी को कोई खबर नहीं कहाँ है, ये अपना बस अपने आप को ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब यहाँ से ग्रो नहीं, अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया, डिस्टिंक्ट साइज में हो गया, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मिल गया उसको, इंक्रीज इन साइज, और हमने ऐसे सेल को कह दिया आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, ऐसे सेल को कह दिया आर्किस्पोरियल सेल। अब देखो, अच्छा, आर्किस्पोरियल सेल्स ने जन्म दिया मेगास्पोर मदर सेल्स को। मुझे लगता है यहां तक भी सबको सब क्लियर है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स को, ये देखो सबकी प्लॉइडी यहां से जो शुरू हुई है, सबकी प्लॉइडी 2n ही है, अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये लार्ज सेल या डेंस साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ गया है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे ही प्रोसेस हुआ मियोसिस का, रिडक्शन डिवीजन का, वैसे ही इसकी प्लॉइडी चेंज हो गई मैम। जैसे आपने कहा था 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म हो गए। और बेटा इसी प्रोसेस को ही, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, कहां से, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन, इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मुझे लगता है कि शायद आपको ये समझ में आया होगा, हर एक चीज जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूं, कि यहां तक की बेटा सारे सेल्स अब तक की 2n ही हैं, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द मेन प्लांट। ठीक है, और अभी इनमें न्यूक्लियस, दैट मीन्स मियोसिस नहीं हुआ है, मियोसिस परफॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहां तक ये सब 2n है, इनकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है। फाइन, जैसे ही मियोसिस हुआ, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में चेंज हो गए। और अब सबसे बड़ी बात आती है क्या, ये कि बेटा ये 4 में जो चेंज हुए, इनके जो M वाले हैं, इसको मैं ब्लैक से कर दूं, ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाले हैं, ठीक है, ये सब डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट्स। ठीक है, ये मौत के घाट उतर जाते हैं। ठीक है, लेकिन बचता कौन है, सिर्फ एक, ये चलाजल एंड वाला। ठीक है, चलाजल, ऐसे सोचो कि ये 4 दोस्त थे। ठीक है, 4 दोस्त थे, गर्ल्स थी। ठीक है, और सब लोग ये एक गेम खेल रहे थे। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या हुआ कि ये जो M वाला था, M से मर गया, सही समझो। तो जो 4, दैट मीन्स 3 प्रेजेंट थे माइक्रोपाइलर एंड पे, वो M से मर, M से माइक्रोपाइल वाले मर गए, मौत के घाट उतर गए, और सिर्फ एक जो बचा है चलाजल एंड वाला बेटा, वो चला गया, पास हो गया सारे लेवल से। ठीक है, तो वो चला हो गया, तो जीत गया। अब वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज यही गेम में बचा हुआ है। तो बट ऑब्वियस है कि बस मैम चलाजल एंड वाला ही फंक्शनल मेगास्पोर बन पाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर एट द चलाजल एंड, ये अब आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि और जो उसकी 3 साथी थी, वो उनका विकेट गिर गया। ठीक है, ओके, चलो, डेवलप्स इनटू, अब ये जो एक सिंगल है, इट इज गोइंग टू डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। एक जो बेटा प्रेजेंट है फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट है चलाजल एंड पे, चला जा, वो है ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, दैट इज एट चलाजल एंड, और जो अब आगे की रेस दौड़ेगा जीतेगा जाके। ठीक है, डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, जस्ट सिंपल एंड सिमिलर टू एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, फाइन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। प्लीज मार्क इट एज एट प्रेजेंट, दिमाग यही रख के ये इसको मार्क कर लेना, ये बहुत जरूरी है। मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा जाता है, इनकी प्लॉइडीज पूछी जाती हैं कि
हैप्लॉइड की जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है मियोसिस के बाद, ये सारा जो प्रोसेस होगा दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक है और ये सब चीजें जो आगे बनेंगी बेटा, ये सारे के सारे एंटीपोडल सेल्स एंड एवरीथिंग, ये सारे ही सारे हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे सब के सब हैप्लॉइड हैं। ठीक, क्योंकि मियोसिस इज बीन परफॉर्म, मियोसिस हो गया है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया है। ठीक है, फाइन, ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। बिल्कुल सही कहा मैं आपने, जैसे कि हमने शुरू किया था न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से हमने धीमे धीमे डेवलप किया आर्किस्पोर सेल्स, उसके बाद आर्किस्पोर सेल्स के बाद हमने मेगास्पोर मदर सेल्स देखे थे। यहाँ तक तो मैम डिप्लॉइड था, सारे सेल्स डिप्लॉइड थे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ सो दैट इट इज इन योर माइंड, डिप्लॉइड थे। जैसे ही मियोसिस परफॉर्म हुई, दैट इज दिस प्रोसेस कहाँ गया, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस परफॉर्म हुई, वैसे ये 4 हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए, हैप्लॉइड हो गए, और सिर्फ उनमें से मैम 4 हैप्लॉइड थे। एम माइक्रोपाइलर एंड वाले मर गए, एम फॉर माइक्रोपाइलर, एम फॉर मरना। ठीक है, चलो एम वाले मर गए, दैट मीन्स माइक्रोपाइलर एंड वाले डीजनरेट हो गए 3, सिर्फ एक बचा मैम, चला जा, वो आगे फॉरवर्ड हो गया गेम में, आगे वो अपने आप को डेवलप करेगा, किसमें, एम्ब्रियो सैक में, और आगे का डेवलपमेंट सारा ही हैप्लॉइड है। फाइन, ऑलराइट, अब हम आगे पढ़ रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, अब गैमीट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, एक्सेल कैसे बनेगा भाई, ये भी तो देखना है हमें। चलो, तो ये पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैम, क्या, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, उसका पहला सेल हम जो उठाएंगे उसका नाम होगा मेगास्पोर। फाइन, ओके, मेगा। चलो अब आगे देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। प्लीज कीप इन माइंड, अब जो डिविजन्स होंगे वो माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक मींस यहाँ पर प्लॉडी चेंज नहीं होगी। सब भैया जी और सब बहन जी गौर से सुन ले कि अब बेटा प्लॉडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन है, हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, फाइन, ओके, ये हो गए डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, 1 से 2 बने हैं। ठीक है मैम, 1 से 2 बने हैं, हम बना रहे हैं 1 से 2, 1 से मियोसिस पहले ही हो गई थी, अब ये माइटोसिस हो रही है, तो ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ फर्स्ट। ठीक है, इससे बने 2। ठीक है, फाइन, अब क्या कह रहे हैं उसके बाद, उसका कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियाई विच मूव ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अभी हम देखेंगे, जस्ट कीप इन माइंड, ओके, 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स। अब फिर फर्दर बेटा 2 और माइटोटिक डिविजन्स होंगे, जिससे कि हमें 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का एम्ब्रियो सैक मिलेगा। मतलब 1 से 2 बने, फिर 2 से जो है 4 न्यूक्लिएटेड, 4 से 8, 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगे। कब तक, जब तक कि हमें 8 न्यूक्लियाई नहीं मिल जाता, विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे अरेंजमेंट है, 4 बेटा एक पोल पे हैं, 4 नीचे पोल पे हैं। फाइन, ठीक है, 4 ऊपर पोल पे, 4 नीचे पे। इनमें से, इन चारों में से एक पोल के एक जो दिस क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई है। ठीक है, न्यूक्लियाई है, एक 4 पोल पे, दैट मीन्स 2 पोल पे 4 प्रेजेंट है। 4 ये देखो ऐसे 4 प्रेजेंट है, 4। ठीक है, ऑलराइट, इनमें से एक कोई निकल के सेंटर पे चला जाएगा, और इनमें से भी एक कोई निकल के सेंटर पे चला जाएगा और बनाएगा पोलर न्यूक्लियाई। ओके, लेट अस सी कैसे, देखना अभी। ठीक है, 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म द एग बनाएगा एंड सिनर्जिड्स बनाएगा, which is collectively called as egg apparatus. Please keep this in mind. Egg apparatus का formation egg और synergids से होता है। 2 synergids और एक egg मिलके आपके egg apparatus बनाता है। All right, fine. चलो देखते हैं अब। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अच्छा, 3 सेल्स एट द चिलाजल एंड, जो 3 सेल्स चिलाजल एंड में हैं, उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे।
जैसा कि हमने बताया था CAME, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सेंटर सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, इज दिस क्लियर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके ऑल राइट। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये जो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई थे ये फ्यूज कर जाएंगे और ये सेकेंडरी, प्लीज सी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे जिसकी प्लॉइडी हो जाएगी कुछ देर के लिए डिप्लॉइड, ठीक है ऑल राइट। और आफ्टर 3 माइटोसिस डिवीजन के बाद मेगास्पोर बने गए, उसमें क्या होगा, उसमें ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, क्या क्या, जरा देखो गौर से, देखो पहली बात तो ये 7 सेल्ड कैसे है मैम, भाई 7 सेल्ड ऐसे हैं कि 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, फाइन, किससे एंड पे है, जैसे कि मैंने कहा CA चलाजल एंड पे, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक। अब आते हैं किस पे, एक एग सेल है, एक एग सेल है, यस मैम, कहां पर है, किस एंड में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है CA, और दूसरा वाला दैट मींस एग जो सेल है वो ME, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट है, एक सेल, एक एग सेल, ओके। 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है मैम, कहां पर, 2 सिनर्जिड्स कहां प्रेजेंट है, एग सेल के पास, फाइन, और एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। दिस इज गोइंग टू मेक इट एज 7 सेल्ड, ये इसलिए 7 स्ट्रक्चर है बेटा, 3 एंटीपोडल्स हैं, एक एक्सेल प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, जैसे हमने मेंशन किया एक्सेल एंड सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है चलाजल एंड पे CA एंड सेंट्रल सेल, ठीक है। ये बना रहा है 7 सेल स्टेज, फाइन। अब देखते हैं मैम ये 8 न्यूक्लियोटाइड कैसे कहा आपने, भाई बड़ा कंफ्यूजन है मैम, ये फिर 8 न्यूक्लियोटाइड कैसे हो गया, अरे भाई ऐसे हो गया कि ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं इनके पास 3 न्यूक्लियाई होंगे, कोई दिक्कत, 3 सेल्स 3 एंटीपोडल, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई, अच्छा एक एक्सेल के पास 1 न्यूक्लियाई होगा, कोई शक, कोई गिला, कोई शिकवा, नो मैम। चलो 2 सिनर्जिड्स के पास कितने होंगे, 2 मैम, और माइंड यू सेंट्रल सेल के पास कितने होंगे, सोचो सोचो सोचो, सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई होंगे, सेंट्रल सेल के पास कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं, द आंसर इज 2, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो बन गए 3 4 5 6 7 8, फाइन ऑल राइट। तो ये चीज बेटा बहुत अच्छे से दिमाग में रखना क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन आस्क्ड, अभी 2-3 साल में कई बार पूछी गई है ये कि द मेगास्पोर जो बना रहा है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक बन जाएगा ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स व्हिच आर मेकिंग इट एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। एंड माइंड यू इन सबकी प्लॉइडी क्या होगी, इन सबकी प्लॉइडी क्या होगी, टेल मी, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है, इन सबकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, फाइन ऑल राइट, I hope I'm clear with this. So this is going to make the 7-celled and 8 nucleated structure of embryo sac, that is female gametophyte. ठीक है, fine. I hope I'm clear with this. चलो, अब देखते हैं ये इमेज क्या दिखा रही है और क्या समझाना चाह रही है हमें, लेट्स सी। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, अब तक हमने देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, अब हम देखेंगे कि मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे हो रहा है। मैम देखते हो, ये तो चीज देखना जरूरी है, बनता है भाई। क्या पहली बात कि ये जो मेगा स्पोर है, टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, मेगास्पोर पहला सेल है जो भी बन के आया है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने थे, ठीक है, उसमें से 3 चलाजल एंड वाले 3 थे या 1 थे, चलाजल एंड वाले 1 थे, चला जाओ
एक ही जीता है और माइक्रोपाइल एंड वाले मर गए, माइक्रोपाइल वाले एंड वाले मर गए। तो एक जो मिला है बेटा ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर है। जी मैम याद आ गई, वो ग्रो करेगा इन साइज एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से खूब सारा न्यूट्रिशन लेगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूल के फूलगप्पा हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, मेगास्पोर। फाइन, पहला अपना माइटोसिस करेगा, मतलब कि मैम इसकी प्लॉइडी क्या होगी, फिर से इसकी प्लॉइडी क्या होगी मैम, एंड कोई शक, क्योंकि ये मियोसिस करके आया हुआ है, इसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, फाइन, न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस हुआ मैम, हाँ देखा, एक से दो बन गए, बिल्कुल सही कहा मैम। ठीक है, ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट। अब जैसे ही ये दो बने बेटा, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना, वैसे ही ये दोनों ही जो न्यूक्लियाई थे ये ऑपोजिट पोल्स में चले गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक, वैसे ही खटाक से सेकंड, उसके बाद सेकंड माइटोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, जिससे कि एक सेल ने दो बना लिए, एक सेल ने मैम दो बना लिए, हमें दिख रहा है। अब ये बन गया बेटा 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। हाँ मैम दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड माइटोसिस हुआ तो ये जो दो थे इनने अपना माइटोसिस परफॉर्म किया और बन गए 4। तो एक पोल पे 4, एक पोल पे 4, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने एक से स्टार्ट किया था, गोल गोल होके गुलगप्पा बन गया था सेल, एक से स्टार्ट किया, एक से दो हुए माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। ठीक है, 2 से 4 और 4 से अब ये 8 हो गए। ठीक है, अब जैसा कि मैं बता रही थी कि बेटा एक पोल पे जो 4 प्रेजेंट हैं इनमें से एक आ जाएगा सेंटर पे और इधर से एक आ जाएंगे सेंटर पे, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। फाइन, दिख रहा है? आई होप दिस इज विजिबल। हाँ, तो ये सेंटर पे आ जाएंगे, तो 3 ऊपर बच गए और 3 नीचे। फाइन, अब जो चलाजल एंड CAME, यस मैम यू हैव मेड अस रिमेंबर, तो CA दैट मींस चलाजल एंड पे जो 3 बचेंगे वो बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स। फाइन, 2 बन गए हमारे पोलर न्यूक्लियाई जिसमें सेल वॉल नहीं होगा, और ये जो 3 थे बेटा माइक्रोपाइलर एंड पे, इसमें 2 सिनर्जिड्स बनाएंगे और एक एक्सेल बनाएगा। फाइन, ये पूरा ही स्ट्रक्चर, सिंस मैम ये पूरा ही डेवलपमेंट में इसमें कहीं मियोसिस इन्वॉल्व नहीं हुई है, रिडक्शनल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इस सारा ही प्रोसेस क्या है मैम? अरे भाई ये सारा ही प्रोसेस हैप्लॉइड हो रहा है। ठीक है, हैप्लॉइडी पे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आंखें बंद करके अगर आपसे कोई भी पूछे कि बेटा इसकी प्लॉइडी बताओ, या फिर एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी बताओ, या एंटीपोडल सेल्स की प्लॉइडी बताओ, या पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी बताओ, आंख बंद करके भगवान का नाम लेके आप लगा देना उसमें क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, फाइन, क्लियर? और यहां पर कितने बेटा माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं? डू कीप इन माइंड 1 मैम 2 एंड 3, 3 माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एक हैप्लॉइड मेगास्पोर था वो चेंज होके आ गया है, इतना बड़ा बन गया है, अलॉन्ग विद 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेटा याद रखना हमेशा, प्लीज डू रिमेंबर दिस, कि इस पूरे डेवलपमेंट में हमने देखा एक मियोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, जहां हमने ये हैप्लॉइड, फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाया, और 3 माइटोसिस हुए हैं। प्लीज कीप इन माइंड 3 माइटोसिस हुए हैं विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? मुझे लगता है कि मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको मैं सिंपलेस्ट वे में इसको समझाऊं। ठीक है, ऑल कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस टॉपिक। फाइन, ऑल राइट, shall we move forward? Okay, all right, now these are the most important points which you should remember. ये बहुत ही ज्यादा important points है, तो please keep in mind and keep a, you can say a count of it। कहीं भी आप इसको स्लिप फॉर्म में लगा के रख लो अपनी एनसीईआरटी बुक में, कि जब बेटा आप एनसीईआरटी बुक को टर्न करो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में चमकने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओके, फाइन, ऑलराइट। अच्छा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज द सेंट्रल सेल। यस मैम, आपने हमें बताया है कि सबसे बड़ा जो सेल है, सेंट्रल सेल, जो येलो कलर का दिख रहा था, बहुत सुंदर सा क्यूट सा, वो है सेंट्रल सेल। ठीक है, फाइन, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, माइंड यू। ओके, ऑलराइट मैम। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज द मेगास्पोर। यस मैम, ये भी बताया आपने, इफ यू रिमेंबर,
कि यस मैम अभी सबसे पहले जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो ये सेल बना था ये क्या था, मेगास्पोर। फाइन, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 माइटोसिस in megaspore 7 celled and 8 nucleated structure is formed that is called as embryo sac. Remember this in mind, keep this in mind. आफ्टर 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस अभी दिखाए थे हमने, मेगास्पोर में होंगे, जिससे कि आपको बेटा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। फाइन, यहां पे ये चीज ऐड कर लो, इसको कहा गया है एम्ब्रियो सैक। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम। क्या बेटा, ये चीज देखो जरा सा, क्या मोनोस्पोरिक, कुछ याद आ रही है? मोनो मैम, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स, मोनो मतलब वन वन वन, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बेटा होता है व्हेन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट एट चलाजल एंड, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब कि मैम समझ नहीं आया? मतलब कि बेटा जब 4 हैप्लॉइड बने थे उसमें से मर गए माइक्रोपाइल वाले, सिर्फ एक वाला जो फंक्शनल था वो बचा था चलाजल एंड पे, और क्योंकि इस एक से जो चलाजल एंड पे प्रेजेंट है उसी से बेटा पूरे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होना है, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स वन, तो एक सेल से फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ऐसे को कहते हैं मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, चलो अब आते हैं ये पॉइंट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अरे मैम क्या चाह रही हैं आप, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? यस बेटा, इसीलिए इसका नाम है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑलराइट, चलो, एक मियोटिक डिवीजन है along with 3 mitotic divisions are required for the development of mature embryo sac from मेगास्पोर मदर सेल्स। मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक तक की जो पूरी जर्नी है वो परफॉर्म हो रही है मैम इन प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस? एक मियोटिक प्रोसेस, डायरेक्शनल डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो रही है मैम। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फाइन, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट है एंटीट्रोपस या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट इन 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। हाँ मैम आपने बताया था। अच्छा, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? एंटी सोशल एलिमेंट है एन्ना, ठीक है, या फिर आंटी का नाम अन्ना है। ओके, आंटी का नाम, आंटी की स्पेलिंग AUNTY होती है, प्लीज डोंट कीप इन दैट इन माइंड, आंटी एंड अन्ना। ठीक है, फाइन, ये 80% ऑफ द आंटियों का यही काम है जो एंटी सोशल एलिमेंट होती हैं, तो इसलिए एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कि कहीं की बात कहीं करती हैं। ओके, तो 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट। ओके, सॉरी फॉर ऑल द आंटीज, आई एम जस्ट सेइंग, कुछ ऐसी नहीं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। यस मैम, हमने बहुत बार पढ़ा है कि कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। जैसे मैंने बताया कि एल है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप याद रखो बेटा मेगास्पोरोफिल। ठीक है, फाइन। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। आई होप दिस इज क्लियर। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, फाइन। एंड एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। प्लीज कीप दीज पॉइंटर्स इन माइंड, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे चिंगू मुंगू वाले नाम है कि जैसे लग रहा है कि ये स्कूल का नाम है और ये छोटे छोटे नाम जो है वो घर के नाम, जैसे मम्मी नहीं है, हमारा स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर का नाम जो होता है वो छोटू छोटू मोटू होता है, टिंकू, पप्पू, बोबू, लुबलू। ठीक है, तो बस यही वो नाम है। ये स्कूल के नाम हो गए, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं और मेगास्पोरोफिल को कार्पल कहते हैं। ओके, ऑलराइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसिलस डीजनरेट्स। न्यूसिलस कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है बेटा, जो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है उसको एम्ब्रियो सैक को देके इट कंप्लीटली डीजनरेट्स। बट किसी स्पीशीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो एग्जिस्ट करता है, इट डज नॉट डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट नहीं करता है। ऐसे न्यूसिलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, ओके, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। एंड ये प्रेजेंट होता है कैस्टर में, ऑलराइट, एंड बीट रूट में। फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये कैस्टर में प्रेजेंट होता है और बीट रूट में। फाइन, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए आप, ये पॉइंट भी पूछा गया है
कि जो न्यूक्लियस परसिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज पेरिस्पर्म। ऑलराइट फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड आई रियली थिंक कि मैंने इस पूरे टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ टर्म्स या फिर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा सेक्शन में, जैसा भी लगा हो, अच्छा भी लगा हो या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो वो भी मुझे कमेंट करिएगा। ओके ऑलराइट, नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कुछ समझ में आया है नहीं आया है। ओके फाइन, चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट्स। फेट मींस मेल गैमीट जाके क्या करेंगे, उनका क्या भविष्य है। ठीक है, भविष्य उनका उज्जवल है या क्या है। ठीक है, ओके लेट्स सी दिस। चलो, फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। अब पहला है कि जो दो मेल गैमीट्स हैं जो कि डिस्चार्ज हुए सिनर्जिड से, उनका क्या फ्यूचर है, वो क्या करने वाले हैं। वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर डिजेनरेट्स इन द सिनर्जिड। इज इट? नो मैम, लेट अस सी दिस। ऑल फ्यूज विद द एग, सारे के दोनों जो दोनों मेल गैमीट से क्या वो फ्यूज कर जाते हैं एग से? नो मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस। या इज इट सो? सिनर्जिड न्यूक्लियस से फ्यूज करते हैं क्या, बताओ? नहीं भाई, सिनर्जिड से नहीं करते हैं मैम। वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं उस पे फ्यूज करता है और एक एक्सेल में फ्यूज करता है। और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैम। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो जो है मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल एक्सेल से, मेल गैमीट फ्यूज करता है एक्सेल से। ठीक है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन। इस दोनों स्ट्रक्चर्स, जो दोनों इवेंट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, इसको क्या कहते हैं? प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर इज दिस, one fuses with the egg and the other fuses with the central cell nuclei or polar nuclei. All right, ये previous question paper है, please keep in mind ये ऐसे questions पूछे जाते हैं, तो I think कि आपको easy लगा होगा अब तक करते हुए। ठीक है, all right, next question, all nuclei in a typical embryo sac. Oh my God, सारे बेटा न्यूक्लियाई जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक में है, सोचो 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 कि कहाँ से कहाँ तक मियोसिस हुआ था। मियोसिस के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स बने थे, फॉर्मेशन हुआ था मेगास्पोर के बाद से, वो सब किससे बने हैं? यू विल गेट द आंसर कि वो हैप्लॉइड थे, ट्रिप्लॉइड थे, टेट्राप्लॉइड थे, डिप्लॉइड थे। कम ऑन, आई होप आई एम क्लियर कि मैंने तब से डिस्क्राइब किया है, तब से डिफाइन किया है, अच्छे से बताया है कि जो एम्ब्रियो सैक हमारा था इस प्रोसेस में, जैसे कि बताया, ये देखो एम्ब्रियो सैक, राइट, ये एम्ब्रियो सैक है। ये सारे के सारे यहां तक जो बनेंगे इसके बाद के प्रोसेस से, ये के सारे क्या होंगे? क्योंकि मियोसिस पहले हो चुका है, ये सब माइटोटिक डिवीजन है, दैट इज वाई एम्ब्रियो सैक के सारी चीजें अब जो बची होंगी वो सब की सब क्या होंगी? हैप्लॉइड। फाइन, ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड होने का कोई चांस नहीं है, और टेट्राप्लॉइड है। फाइन, ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, प्लीज कीप इन माइंड ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ओव्यूल को हम और क्या कहते हैं? ओव्यूल का देखो, ओव्यूल का ये घर वाला नाम है, ओव्यूल का स्कूल वाला नाम क्या है जरा बताओ? इज इट दिस और इज इट दिस? आई होप कि आपको इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? बट इनमें कंफ्यूजन है क्या मैम? फिल से आपने कुछ बताया था, कार्पेल की बात कर रहे थे, तो ये क्या होगा आंसर? मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल। ऑलराइट फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, चलिए बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप मैंने जितना आप कुछ पढ़ाया है सारे क्वेश्चंस आपके लग रहे होंगे, और ये सब आपकी इंफॉर्मेशन की बता दूं, सब प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। फाइन, जो नीट में पूछे गए हैं। ओके, इज इट 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड? 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड, बताइए। 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड या फिर 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल्ड? मैम बताइए, अगर आपको कुछ याद हो कि मैम वो कितने सेल्स थे, दिमाग लगाइए, कम ऑन। 3 एंटीपोडल सेल्स थे, ठीक है,
एक एक्स सेल था, और क्या क्या था, एक एक्स सेल था, ठीक, सेंट्रल सेल था एक, और 2 सिनर्जिस्ट थे। तो कितने सेल्स हुए? तो मैम ये ऑप्शन तो लग ही रहा है, शक हो रहा है, सही है नहीं है? ये भी हो सकता है क्या मैम? नो, क्योंकि 7 सेल तो था मैम, लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड था, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। तो द आंसर इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ओके फाइन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो इट इज 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, या फिर 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ठीक है, चलो आज की सभा यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी एस्पिरेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड प्लीज डू कमेंट मी इन द सेक्शन, आपको ये सेशन कैसा लगा है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपके सारे फ्रेंड्स से जो कि इस समय बोर्ड का एग्जाम या नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर्स। Okay, thank you so much for watching and stay blessed. Let us meet the next time. All right, thank you.